ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज और लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगेगी अंतिम मुहर। शाम 4 बजे होगी सीईसी की बैठक। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बची हुई सीटों पर भी होगा प्रत्याशियों का ऐलान। तो शाम को 4 बजे कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें सीईसी की बैठक में शाम 4 बजे आज ऐलान हो सकता है बची हुई सीटों पर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी सीटें बची हुई हैं, उनको लेकर अब नामों का ऐलान हो सकता है। तो प्रत्याशियों ने नामों पर अंतिम मुहर आज लगानी है और शाम 4 बजे सीईसी की अहम बैठक आज होने वाली है। दिल्ली में बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की। ये बैठक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी। तो लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन चिंतन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आपको बता दें कि आज दिल्ली में होने वाली है। और शाम 4 बजे सीईसी की ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें अभी जितने नाम बचे हुए हैं उन पे अब आज अंतिम लिस्ट में मुहर लग सकती है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में शाम 4 बजे होने वाली है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में। आपको बता दें कि लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। तो बचे हुए नामों पर चिंतन मंथन जिस तरीके से किया जा रहा है, आपको बता दें कि आज इन नामों पर मुहर लग सकती है। इधर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां, भाजपा कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन ने INS 24x7 से खास बातचीत करते हुए बताया कि जल्द छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर हम उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और बसपा प्रत्याशी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि कितने लोकसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे और क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी है छत्तीसगढ़ में, कितने सीटों में आप लोग प्रत्याशी तय करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ लोकसभा के 11 सीटों पर अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। प्रत्याशियों का पैनल बन गया है, प्रत्याशियों को इशारा कर दिया गया है। सारे प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क अपने प्रचार प्रसार में लगे, वॉल राइटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है आचार संहिता का पालन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरे कार्यकर्ता मीटिंग, जनसंपर्क और लोगों के बीच में पहुंचकर जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जन विरोधी नीतियों को लेकर, महंगाइयों को लेकर, बड़े पैमाने पर बेरोजगारियों को लेकर और खास करके इस देश में ट्रांस बॉन्ड के नाम पर उद्योगपतियों को बहुत बड़े पैमाने पर देश की खजाना को लुटाने का काम, बदले में चंदे के एवज, इन तरह की तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में लोगों के बीच में जाएंगे। किसान गरीबों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए तैयार। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि कुछ ही समय बाद 11 लोकसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाएगा और मजबूती के साथ वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। INS 24x7 बिलाईगढ़ से कैमरामैन सतीश के साथ करण साहू। तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय बस्तर से ही चुनावी तैयारी और प्रचार प्रसार का आगाज करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होगा, क्योंकि पहले चरण की चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए
होली के बाद राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तय कर रही है। बस्तर के पहले चरण के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा करने की तैयारी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक एक क्लस्टर में सभा करने की तैयारी है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के पहले सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य मंत्री बस्तर और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बस्तर में 20 तारीख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास प्रारंभ होगा और होली तक वो कार्यक्रम चलेगा। सभी हमारे विधानसभा में वहां जाने की तिथि तय हो रही है और उसके पश्चात राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस तरीके से बड़े चेहरे भी हमारे इस चुनाव में उनके आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज बस्तर से होगा, लिहाजा बस्तर से ही चुनावी सभाओं का आगाज भी होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया था, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद आखिरकार आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को महादेव सट्टा ऐप मामले में FIR दर्ज करनी पड़ी है। आपको बता दें, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय लगातार राज्य सरकार और EOW को रिपोर्ट भेजकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात कह रही थी। यहां तक कि सरकार बदलने के बाद भी, लेकिन कार्रवाई कई महीने बाद हुई। महादेव सट्टा मामले में काफी गुना भाग के बाद EOW ने उन लोगों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध किया जिन्हें ED ने जेल भेजा है, जब वे लोग जो सरकारी सेवा में नहीं रहे। इसमें एक प्रमुख नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसके अलावा संबंधित OSD, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला तो दर्ज है, पर उनके नाम नहीं लिखने से ED की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में ED कोल घोटाला, DMF घोटाला, आबकारी घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले में जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेज दी गई थी। इन रिपोर्ट के मिलने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर EOW ACB ने इन घोटालों में तो FIR दर्ज कर ली, लेकिन महादेव सट्टा मामले में FIR दर्ज करने में परहेज करती रही। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या महादेव सट्टा मामले में EOW को कार्रवाई करने से कोई अदृश्य शक्ति रोक रही थी। प्रवर्तन निदेशालय लगातार महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई करता और इस मामले में जो है राज्य सरकार को भी अपनी रिपोर्ट भेज रहा था कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। और इसके बाद जो है 4 मार्च को EOW और ACB ने FIR जरूर कर लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 जनवरी 30 जनवरी को भी EOW और ACB को जो है ED ने रिपोर्ट भेजी थी। कहीं ना कहीं यह पूरी फाइल जो है EOW और ACB में दबी हुई थी और अंततः जो है लगातार प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन आने के बाद जो है EOW और ACB को इस मामले में FIR दर्ज करनी पड़ी और इस मामले में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। तो राजनांदगांव के खुटेरी में 6 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व CM और राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल की भी शामिल हुए हैं। और मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे हुए FIR को लेकर आपको बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए अपील नहीं करूंगा कहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को FIR करते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते हैं। भूपेश बघेल ने आगे ये भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर भारत सरकार से कहा था कि महादेव सट्टा ऐप बंद होना चाहिए, लेकिन यह आज भी चल रहा है। वहीं प्रदेश में बची हुई कुछ सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी डिक्लेयर होने की बात है। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद 2 दिन तक लगातार साथियों का मेरे निवास में आगमन हुआ, बहुत सारी बधाइयां मिली। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में, ग्रामीण अंचलों में भी लगातार फटाखा फूटने और मिठाई बांटने के भी
जानकारी मिलती रही। बहुत उत्साह साथियों में रहा है और ये उत्साह आपने बना के रखा, इसके लिए मैं सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सबकी आदमी के वो ताकत है, व्यक्ति की वो ताकत है जो उसको जीत में परिणत किया जा सकता है। और पहले ही दौर में आपने वो बढ़त हासिल कर ली है। राजनांदगांव की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में पहले दिन ही जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो जहां वायनाड से आदरणीय राहुल जी की टिकट मिलने की चर्चा हुई, शशि थरूर की चर्चा हुई, वेणुगोपाल की चर्चा हुई, वहीं राजनांदगांव की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। वैसे भी राजनांदगांव का अपना स्थान, मैंने तो उसका जवाब भी दिया। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात का बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। मुझे नोटिस तो दे, पहले मैं जाऊंगा, नोटिस तो दे। क्या आरोप है वो तो पहले समझूं। बिना आरोप के कोई बिना कारण के एफआईआर कर दिए हैं। जो विवरण है उसमें मेरा नाम को उल्लेख नहीं है, सूची में मेरा नाम डाल दिए हैं। हमने कानून को कड़ा किया है, हमने कार्रवाई की पूरे देश भर में, हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और भारत सरकार को भी लिखा कि महादेव बंद होना चाहिए। गूगल को चिट्ठी लिखा कि आपके इसमें से कम से कम महादेव को हटा दीजिए, तो हमारे आग्रह पे हटाया गया। लेकिन फिर भी आज भी महादेव सट्टा चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। यदि गलत है तो चल क्यों रहा है? गलत है तो चल क्यों रहा है? तो अभी प्रोटेक्शन मनी तो फिर कौन ले रहा है? दिल्ली में बैठे हुए लोग ले रहे हैं कि राज्य में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? चल तो अभी भी रहा है, बंद हो जाना चाहिए, हुआ नहीं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एसपीआर कॉलेज जमीन की खरीदी बिक्री मामले में सभी 11 खरीदारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कहा है। इसके पहले सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि निश्चित शर्तों का पालन करते हुए जमीन का ऑक्शन किया जाए। ट्रस्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इस जमीन को खुद ही 11 खरीदारों को बेच दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान खरीदारों की तरफ से उनके वकील पेश हुए। कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा गया तो उन्होंने इसके लिए समय मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने खरीदारों को जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। रायगढ़ जिले के गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा गार्डों पर अवैध वसूली का आरोप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक गर्भवती महिला के रिश्तेदारों ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो भी बना लिया और दरअसल एक रिश्तेदार ने गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। जब रिश्तेदार ने महिला से मिलने की कोशिश की तो वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया और मिलने के एवज में पैसे की डिमांड करने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अधीक्षक हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि बुंदेला सिक्योरिटास बिलासपुर के जो कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनमें रविशंकर गौतम, ओम प्रकाश पटेल, शिवेंद्र शुक्ला, इनके द्वारा जो मरीज के परिजन आते हैं जिन्हें गेट पास जारी किया जाता है निःशुल्क, उसके एवज में इनके द्वारा अवैध रूप से 100 रुपया या अन्य तरीके से पैसे की मांग की जाती है और नहीं दिए जाने की स्थिति में इन्हें डराया धमकाया जाता है। टीम गठित कर इन जो नामजद आरोपी रविशंकर गौतम जो कि सीधी मध्य प्रदेश, ओम प्रकाश पटेल और शिवेंद्र शुक्ला, इन्हें गिरफ्तार किया गया।
तो सूरजपुर से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, किसानों की बड़ी अब चिंता है। आपको बता दें कि ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हो गया है। तो सूरजपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां कल देर रात तक बारिश हुई है अलग अलग शहरों में, और सूरजपुर में ओलावृष्टि हुई है, और जिसकी वजह से आपको बता दें फसलों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो पलारी से अगली खबर, जहां बेमौसम बारिश का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है और संग्रहण केंद्र में खुला रखा हुआ धान भी भीग गया है। बारिश में हजारों क्विंटल धान भीग गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों क्विंटल धान यहां पर बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से बेमौसम बारिश ये हुई है, मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और हजारों क्विंटल धान पूरी तरीके से भीग चुका है। तो धमतरी के सेमरा गांव में लोगों ने एक हफ्ते पहले ही होली का त्योहार मनाना शुरू कर दिया है। हफ्ते भर पहले इस गांव में त्योहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहां के लोगों का मानना है कि गांव के देवता सिदार ने सपने में आकर कहा था कि हर त्योहार मनाने से पहले उन्हें होम धूप देना जरूरी है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपने देवता को खुश करने के लिए हफ्ते भर पहले ही त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। हमन जान पहले से आने मन के हिसाब से चलाते हैं। आपका किस साल चला? मोला 50 हो गए हैं। 50 साल से देखा था। हाँ, बस हम शुरू से मनाते हैं। पहले बचपन में तो कैसे मनाते हैं? बचपन में अच्छा खेल, नगाड़ा फंगाड़ा बजाते हैं, डंडा फंडा खिलाते हैं सर। अभी भी खेलिए। ओला भी एक हफ्ता पहले कर रहे हैं। हाँ, वो तो एक महीना पहले नगाड़ा चालू हो जाती है, नहीं है पहले। अब वो नहीं है, एक महीना पहले वाले। लेकिन होली एक हफ्ता। हाँ, एक हफ्ता पहले मानता है। रिश्तेदार मना जा सकता नहीं मान ही कुछ न कुछ घटना हो जाए कहीं पहली मनासन हो। एक हफ्ते चलाते हम नहीं जाना, पूर्व सियान बहुत दिन थे। ऐसे टाइप की घटना हो जाती है। घटना कैसे हो जाएगी? मैंने वो नहीं मनाना है ना, कुछ न कुछ कहीं हानि हो जाए, कुछ न कुछ पहले जमाना को हो नहीं सकते पाके, हम नहीं जाना ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।